Dear students, to get the notification of next classes, you can subscribe my channel and press the bell icon. And you can also like, share and comment the classes to boost up my energy. Hello dear students, good morning. आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर रिलेटेड है विद्युत धारिता से। विद्युत धारिता को परिभाषित करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स को, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिफाइन करना चाहेंगे जो कि विद्युत धारिता के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले अपन वो चीज़ें जो अपन प्रीवियस क्लास में भी डिफाइन कर चुके हैं और इन चीज़ों को एक बार फिर से वापस जब इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे ना, उस टाइम पे वापस इसको डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहला जो कंसेप्चुअल बात है चालक और विद्युतरोधी पदार्थों से जुड़ा हुआ, उसको डिस्कस करेंगे। चालक क्या होते हैं, विद्युतरोधी पदार्थ क्या होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं अपन। आगे भी बार बार अपन 2-3 दफ़ा इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रीफ के अंदर डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। विद्युत धारा के चालन के आधार पर हम प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं ना, उन पदार्थों को मेनली 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। एक होते हैं चालक और दूसरे होते हैं विद्युतरोधी पदार्थ। ठीक है, अब चालक पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक के रूप में पाए जाते हैं, जो धारा के चालन में या धारा के प्रवाह में योगदान देते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह, किसी भी पदार्थ में यदि विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में ले लो चाहे आयनों के रूप में ले लो, किसी भी पदार्थ में यदि विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह आसानी से होता है, तो ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा भी आसानी से प्रवाहित होती है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। देखो, थ्योरेटिकली बात करें तो ऐसा ही कुछ है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह है आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, पारा है, नमक का विलयन ले लो, अम्ल ले लो, क्षार, मनुष्य का शरीर और पृथ्वी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो चालकों के लिए अपन काउंट कर सकते हैं। इनमें सबसे अच्छे चालक की बात करें तो सबको पता होगा कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। सबसे अच्छे चालक की बात करें तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। ऐसे अपन यदि विद्युतरोधी पदार्थों की बात करें, विद्युतरोधी पदार्थों को अपन कुचालक भी कह सकते हैं, और एक और नाम जो आगे जाके मैं डिफाइन करने वाला हूं वो क्या है? पैराविद्युत पदार्थ। कुचालक पदार्थों को ही पैराविद्युत पदार्थ कहेंगे, विद्युतरोधी पदार्थों को ही पैराविद्युत पदार्थ कहेंगे। ठीक है, एक जैसे पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही पैराविद्युत पदार्थ भी आप विद्युतरोधी पदार्थों के लिए यूज कर सकते हो। होते क्या है विद्युतरोधी पदार्थ? वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है या विद्युत आवेश न के बराबर प्रवाहित होता है, जिससे कि धारा का चालन भी नहीं होता है, इनसे धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं या विद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, एबोनाइट है, सूखी लकड़ी है, ये क्या है? विद्युतरोधी पदार्थों के एग्जाम्पल्स हैं। इनको मैंने कहा कि पैराविद्युत पदार्थ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त ठोस पदार्थों को अर्धचालक के रूप में भी अपन परिभाषित करेंगे। चालक हो गए, विद्युतरोधी पदार्थ हो गए, और अर्धचालकों के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम के एग्जाम्पल्स। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक अलग चैप्टर है आपकी सीनियर क्लास के अंदर, तो उसको वहाँ डिस्कस कर लेंगे। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है? अर्धचालक होते हैं, तो अर्धचालकों की चर्चा भी करेंगे। ठीक है, वो बात की बातें। अभी मैं बात करना चाहूँगा मुक्त और बद्ध आवेश की। मुक्त आवेश कौन सा होता है? बद्ध आवेश कौन सा होता है? फ्री एंड बाउंड चार्जेस। चलो, सबसे पहले देखो, मैं एक जनरल सा जो आप लोगों को पहले से आइडिया होगा उसी को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे किसी भी पदार्थ की बात करें तो प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कही जाती है।
परमाणु की बात करें तो परमाणु में सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, वर्ताकार कक्षाएं होती हैं। ये ऐसा कुछ आइडिया आप लोगों को होगा। अब यदि नाभिक पे बात करें तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, ये जो न्यूक्ली है, नाभि है, इसके अंदर एक तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जिन पे क्या आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, और एक इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उदासीन। और नाभिक के अंदर स्थित इन कणों को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्ली के अंदर, नाभिक के अंदर होते हैं तो इनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं अपन, ठीक है। जबकि अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में स्थित होते हैं, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में स्थित होते हैं। अब यहाँ पे आवेश को आप बद्ध आवेश के रूप में और मुक्त आवेश के रूप में डिफाइन करना चाह रहे हो। सबसे पहली बात, चलो बद्ध आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश की बात कर लेते हैं पहले तो। जो कक्षाएं नाभिक के नजदीक होती है ना, अब आपको पता है नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर एक तो क्या है, प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोटॉन क्या है, धनावेशित कण होते हैं, और वो कहाँ स्थित होते हैं, इस नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। तो इस नाभिक के अंदर से कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स पे नाभिक से नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा। अब जो कक्षाएं जैसे ये फर्स्ट वाली कक्षा है, ये नाभिक के बिल्कुल नजदीक है, नाभिक के क्या है, बिल्कुल नजदीक है। तो जो नाभिक के नजदीक स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है ना, उन पे नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, काफी प्रबल होता है। क्या होता है, काफी प्रबल होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो नाभिक के नजदीक स्थित कक्षाओं में स्थित हैं। नाभिक के नजदीक स्थित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल होगा, जिसकी वजह से ये नाभिक के साथ जो आकर्षण बल है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेशित कण होते हैं। तो इस नाभिक के द्वारा लगाए गए प्रबल आकर्षण बल से ये नाभिक के नजदीक स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, बद्ध रहते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, बद्ध आवेश कहलाता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आवेशित कण है, ऋणावेश होता है, तो ये नाभिक के आकर्षण बल के साथ बद्ध रहते हैं। नाभिक के नजदीक स्थित कक्षाओं की बात मैंने की। ऐसे ही मैं बात करना चाहूंगा बाह्यतम कक्षा की। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा को अपन संयोजी कक्षा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जुड़ना या निकलना बाह्यतम कक्षा में ही संभव हो पाता है। तो बाह्यतम कक्षा को अपन ने संयोजी कक्षा कहा। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे अपन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। अपन जो नाभिक के द्वारा वर्ताकार कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगाए गए आकर्षण बल की बात कर रहे हैं ना, नाभिक से जैसे जैसे वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या बढ़ती जाती है या दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या होता जाता है, दुर्बल होता है। नाभिक के नजदीक स्थित कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होगा, लेकिन बाह्यतम कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वो काफी दुर्बल हो जाएगा। तो दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स कुछ तापीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे और तापीय ऊर्जा ग्रहण करके बाह्यतम कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। तो देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर निकलेगा तो परमाणु पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो परमाणु धनायन के रूप में रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। परमाणु के बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन जो धातु की या धात्विक पदार्थों की जो जालक संरचना है ना, उस जालक संरचना के अंदर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। ध्यान रखना, धात्विक पदार्थों की जालक संरचना के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कक्षा से मुक्त हो गए, बाहर निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन धात्विक पदार्थों की जालक संरचना के अंदर तो मुक्त रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, लेकिन धात्विक पृष्ठ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा मतलब संयोजी कक्षा से बाहर निकल गए, मुक्त हैं, लेकिन धातु या धात्विक पदार्थों की जालक संरचना में मुक्त रूप से संचरण करते रहते हैं, इन्हीं को अपन
मुक्त आवेश के रूप में बताने की कोशिश करेंगे या परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं परमाणु में जो नाभिक के नजदीक स्थित कक्षाओं में ये नाभिक के आकर्षण बल द्वारा प्रबल रूप से बंधे होते हैं, तो इसको अपन बद्ध आवेश के रूप में परिभाषित करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होते हैं, मतलब संयोजी कक्षा में होते हैं परमाणु के, तो वो तापीय ऊर्जा ग्रहण कर परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, संयोजी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं, मुक्त रूप से धात्विक पदार्थों की जालक संरचना में घूमते रहते हैं। इसे अपन किस रूप में परिभाषित करेंगे? मुक्त आवेश के रूप में परिभाषित करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा से बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही परमाणु क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, तो परमाणु धनायन के रूप में रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो होते हैं आपके ठोस पदार्थ और एक होते हैं अपघट्य पदार्थ। ठोस पदार्थों की अपन जब बात करते हैं ना, तो देखो ठोस पदार्थों में, धात्विक ठोस पदार्थों में, मैं कुचालकों की या विद्युतरोधी पदार्थों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धात्विक मतलब चालक ठोस पदार्थों की बात कर रहा हूं। तो उसमें आवेश का प्रवाह होगा और वो आवेश का प्रवाह केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में होगा, केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में होगा। लेकिन यदि अपन इलेक्ट्रॉनों की बात विद्युत अपघट्यों की बात करें, तो विद्युत अपघट्यों में ये धनायंस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो परमाणु धनायन के रूप में विकसित हुए हैं, ये धनायंस भी और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी दोनों ही विद्युत अपघट्यों में धारा प्रवाह का कारण बनते हैं। ठोस पदार्थों की, धात्विक ठोस पदार्थों में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह का कारण बनते हैं, जबकि अपघट्य पदार्थों में, जैसे अपन सीसा संचायक सेल की बात करते हैं, उसमें अपघट्य भरा जाता है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थों के अंदर धनायंस और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, धनायंस और इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही धारा प्रवाह का कारण बनते हैं। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, जालक संरचना में चक्कर लगा रहे हैं या संचरण कर रहे हैं और उसको आप मुक्त आवेश के रूप में परिभाषित कर रहे हो। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। एक तो मैंने क्या बताया आपको कि जो नाभिक के नज़दीक स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल से प्रबल रूप से बंधे रहते हैं, तो ये भी बद्ध आवेश के रूप में। दूसरा, धात्विक पदार्थों की जालक संरचना में इलेक्ट्रॉन तो संयोजी कक्षा से निकल गए, लेकिन परमाणु क्या हो गया? धनावेशित हो गया। लेकिन ये धनावेशित परमाणु धात्विक पदार्थों की जालक संरचना में अपनी स्थिति के साथ बद्ध रहते हैं, तो ये धनायन भी क्या होते हैं? बद्ध आवेश के रूप में ही परिभाषित होते हैं। तो बद्ध आवेश के रूप में तो मैंने नाभिक के नजदीक स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भी बताया, और दूसरा परमाणु जो धनावेशित हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से, तो वो भी तो जालक संरचना में एक ही जगह पर बंधा हुआ है ना, तो ये भी बद्ध आवेश के रूप में परिभाषित होगा। एक आसान सा कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश किया है। चलो इसी को थ्योरेटिकली जो आपके पास अवेलेबल है समझते हैं, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। परमाणु की आंतरिक कक्षाएं, मतलब नाभिक के निकट स्थित जो कक्षाएं हैं उनमें स्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है, एवं ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से बद्ध अवस्था में रहते हैं। यही तो समझाया मैंने आपको। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चालकों की बात करें अपन, तो धात्विक चालक पदार्थों की बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा को आप संयोजी कक्षा कह रहे हो या संयोजी स्तर भी आप कह सकते हो, कि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? दुर्बल होता है, जिससे इन पदार्थों के अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? विचरण करते हैं। इनको अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के बाहर नहीं आ सकते। मैंने कहा जालक संरचना के अंदर संचरित होते रहेंगे, लेकिन धातु की सतह से बाहर नहीं आ पाते हैं। जिन परमाणुओं से संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिन परमाणुओं से संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, वे क्या हो जाते हैं? धनायन बन जाते हैं तथा पदार्थ में अपने स्थान पर बद्ध रहते हैं। पदार्थ में अपने स्थान पर क्या रहते हैं? बद्ध रहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ऐसे पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का चालन क्या होता है? आसानी से होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण प्रबल होता है वे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ठोस पदार्थों में धारा चालन के लिए मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन या फिर धनायनों का कोई योगदान नहीं होता है। बद्ध इलेक्ट्रॉनों का और धनायनों का कोई योगदान नहीं होता है, केवल कहीं का योगदान होता है, ठोस पदार्थों में धारा चालन में किसका योगदान होता है, केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। जबकि विद्युत अपघट्य विलयनों की बात करें तो उनमें धारा प्रवाह धनायनों की वजह से भी होती है और ऋणायनों मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी होती है। अपघट्य पदार्थों में धारा प्रवाह, ध्यान रखना, धनायनों और ऋणायनों दोनों के कारण होती है। कुचालक पदार्थों की बात करें ना तो कुचालक पदार्थों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, नाभिक के आकर्षण बल द्वारा प्रबल रूप से बंधे रहते हैं। नाभिक जो आकर्षण बल लगा रहा है ना, प्रोटॉन्स की वजह से, नाभिक में प्रोटॉन पड़े तो उनकी वजह से आकर्षण बल लगा रहा है। तो कुचालक पदार्थों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो भी प्रबल रूप से बंधे रहते हैं। ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में रहते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से विचरण संभव नहीं हो पाता है और यही कारण है कि इन पदार्थों में धारा का चालन नहीं होता है। कुचालक पदार्थ अभी अभी डिफाइन किए थे अपन ने। थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट, नया तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को कह चुका हूँ, क्या कह चुका हूँ कि कुचालक पदार्थों को ही अपन क्या कहते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। लेकिन इसको एक नए प्रीफ्रेस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या है कि अपन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को तो डिस्कस कर रहे हैं, पैरावैद्युत पदार्थ को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में पैरावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण को और समझने की कोशिश करेंगे। चलो आते हैं पैरावैद्युत पदार्थों की बात करें। पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, ठीक है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात है ये कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र से ये प्रभावित होते हैं। कैसे, इनको कहेंगे क्या, पैरावैद्युत पदार्थ कहेंगे। एक जनरल सी डेफिनेशन तो हो गई कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे भी आप बता सकते हो, एबोनाइट है, मोम है, कागज है, अब्रक है, तेल है, ये सब क्या है, पैरावैद्युत पदार्थ। पैरावैद्युत पदार्थ आप किसको कह रहे हैं, कुचालक पदार्थों को ही कह रहे हैं। तो इस वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे इनके अंदर, अतः बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर कोई धारा प्रवाहित भी नहीं होगी, धारा भी नहीं प्रभावित होगी। तो फिर ऊपर आप क्या कह रहे हो कि विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। इस बात का क्या मतलब निकलता है, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ जैसे ही आप इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखोगे ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके अंदर जो भी अंतराण्विक जो संरचना है उसके अंदर विद्युत आवेशों का पुनर्वितरण होता है। धनायनों और ऋणायनों में कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। विद्युत धारा का चालन ये नहीं करते हैं, चाहे इनको आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इन पदार्थों के धनायन और ऋणायन वो उनमें कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, वो क्या होते हैं, पुनर्वितरित होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव तो इन पदार्थों में प्रदर्शित होगा, धारा का चालन ये नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कैसे करेंगे। विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने से यहाँ अर्थ क्या है कि इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परमाणु या अणु में विद्युत आवेशों का वितरण पुनः व्यवस्थित होता है। तो विद्युत प्रभाव तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं, परंतु पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र को पर्याप्त क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, पैरावैद्युत पदार्थों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और एक अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों की अपन बात कर लेते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, देखो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों की बात करें क्या होते हैं। ध्रुवीय मतलब जिनमें नाम से पता चल रहा है ध्रुव होंगे, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी पे दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे यहाँ पे भी ध्रुव होंगे। ध्रुवीय का मतलब ध्रुव होंगे।
एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना कि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र, धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, एक दूसरे पे संपाती न होकर एक दूसरे से पृथक पृथक होंगे। एक सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट एंड स्वीट, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होंगे, एक दूसरे से पृथक पृथक होंगे। देखो ये लिखा हुआ भी यहाँ पे, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का स्थायी नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वो बात आपको समझ में आएगी, क्यों आएगी उसका कारण मैं समझा देता हूँ। क्योंकि ये अणु क्या हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक HCl की अपन बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl को ले लो। HCl में देखो H पे क्या हो गया, धनावेश आ गया, और Cl पे क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। तो धनावेश कितना आया, +1, और क्लोरीन पे ऋणावेश कितना आया, -1। तो आवेश की मात्रा तो बराबर है, प्रकृति विपरीत है। द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म जिनके मध्य दूरी क्या हो, अत्यल्प हो, क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यहाँ पे देखो H पे +1 आवेश है और Cl पे -1 आवेश है। और HCl का एक अणु आप लीजिए, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, बहुत सूक्ष्म संरचना होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि H+ और Cl- के बीच में अंतरा प्रमाणविक दूरी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहाँ पे ये एक द्विध्रुव के समान व्यवहार नहीं कर रहा क्या। ऐसे द्विध्रुवों को, क्योंकि ये द्विध्रुव एक अणु के अंदर विकसित हो रहा है, तो इनको आप क्या कह सकते हो, अणु द्विध्रुव कह सकते हो। मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से समझे, अच्छे से सुने, क्या कह रहा हूं मैं। चूंकि यहां द्विध्रुव कहां विकसित हो रहा है, अणुओं के अंदर विकसित हो रहा है, तो ऐसे द्विध्रुवों को आप अणु द्विध्रुव भी कहते हैं। इसका कारण, क्योंकि यहां ध्रुवीय पदार्थों में, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों में प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। उसका कारण कि धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे प्रत्येक परमाणु, यहाँ पर इन पदार्थों का प्रत्येक अणु एक स्थायी नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा हूं, ऐसे पदार्थों के प्रत्येक अणु के लिए कह रहा हूं मैं, ऐसे पदार्थों के प्रत्येक अणु के लिए कह रहा हूं मैं, क्या करेगा, स्थायी नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल अपने पास है, यहां देखो एक डायरेक्शन और दिखा रखी है, यहां पे एक डायरेक्शन और दिखा रखी है, ये डायरेक्शन दिखा रखी है, क्या, काहे की, P सदिश की डायरेक्शन, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन। P की डायरेक्शन क्या होती है, पीछे आप पढ़े नहीं हो क्या, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो यहाँ पे भी वही है, Cl- है और H+ है, तो Cl- से H+ की ओर P सदिश की दिशा बताई हुई है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अपन को दे रखा है, उसमें और समझ लीजिए। H2O की अपन ने बात की है। H2O में क्या है कि H+ आयन यहाँ पे है, H+ आयन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे O-2, O-2, देखो H++1 है, O पे -2 है, इधर H+1 है और ये O-2 है। तो -1 इस H के लिए और -1 इस H के लिए, दोनों के ऋणावेश एक दूसरे पे संपाती हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दो द्विध्रुवों का निर्माण हो रहा है H2O के अंदर, एक द्विध्रुव तो ये इधर बन रहा है और दूसरा द्विध्रुव इधर बन रहा है। तो दोनों की वजह से एक के लिए द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ P1 सदिश कह दिया गया है और एक के लिए P2 सदिश। और दिशा क्या होगी, दिशा की बात करें तो दिशा क्या होगी, इसकी दिशा, इसके लिए डायरेक्शन ये है, इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन देखो P2 सदिश की दिशा, और इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, P1 सदिश की दिशा। देखो अब दो द्विध्रुव आघूर्ण है P1 सदिश और P2 सदिश के रूप में, इनका परिणामी कैसे कैलकुलेट करेंगे, परिणामी कहाँ होगा, इनके बीचों बीच होगा। तो यहाँ देखो इस डायरेक्शन में क्या दिखा रखा है, P नेट सदिश की डायरेक्शन दिखा रखी है। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस को, प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने आपके डाले हैं उनको अच्छे से समझाया तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं,
ऐसे पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु में धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करते हैं, इनको आप अणु द्विध्रुव कहोगे। इनको आप क्या कहोगे, अणु द्विध्रुव कहोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे पदार्थों का प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो एक और बात इसके बेस कह सकता हूं कि ऐसे पदार्थों के प्रत्येक अणु का क्या होता है, स्थायी नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक अणु का कह रहा हूं मैं। देखो अब एक और कंसेप्ट आगे मैं इनके बारे में सिखाने वाला हूं। जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में ना रखें, विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो और जब उपस्थित हो, इनकी स्थिति क्या रहेगी देखिएगा। यहां पे आइए, ये कब है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनको नहीं रखा है। तो ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र तो देखो पृथक पृथक है। इस अणु में देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, किसी में भी देख लो, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हैं, अलग अलग ही हैं। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये अणु द्विध्रुव तापीय ऊर्जा ग्रहण करके अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। अनियमित रूप से व्यवस्थित का मतलब एक के लिए P सदिश की डायरेक्शन ये हो गई, एक के लिए P सदिश की डायरेक्शन ये हो गई, एक के लिए P सदिश की डायरेक्शन ये हो गई, एक के लिए P सदिश की डायरेक्शन ये हो गई, इस तरीके से एक के लिए P सदिश की डायरेक्शन ये हो गई। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि परिणामी जो नेट पूरे पदार्थ का जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण अपने को क्या प्राप्त होगा, पूरे पदार्थ के लिए द्विध्रुव आघूर्ण अपने को 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये अनियमित रूप से विकसित है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र आपने लगाया है नहीं ना, तो ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों का कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। प्रत्येक अणु के लिए नहीं कह रहा हूं, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा, नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा प्रत्येक अणु, लेकिन पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। आगे देखिए, लेकिन यदि इनको आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो, इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो, जैसे यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र आपने आरोपित कर दिया तो होगा क्या, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र एक निश्चित डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ये विद्युत क्षेत्र की देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रखी है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिखा रखी है, बाकी मैं एरो से और ड्रॉ कर देता हूँ। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन का मतलब आप लोगों को समझ में आता है कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। पीछे पढ़ा है ना अपन ने, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ धनावेश होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ इधर ऋणावेश होगा, होगा कि नहीं होगा। अब धनावेश और ऋणावेश प्लस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ इधर ये माइनस है, इधर क्या है, ये माइनस है, इधर क्या है, ये एक माइनस है, तो इस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं, और इधर क्या है प्लस, तो इस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं। विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पे हुआ क्या कि ये जो द्विध्रुव अणु द्विध्रुव हैं आपके एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो गए, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश क्या हो गए, संरेखित हो गए, या विद्युत क्षेत्र के अनुदिश क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। तो यहाँ आपका प्रत्येक अणु, तो यहाँ पर भी इस अवस्था में भी प्रत्येक अणु नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित कर रहा था, यहाँ पे भी प्रत्येक अणु नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 था, लेकिन यहाँ पे पदार्थ क्या करेगा, नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दोगे तो, क्योंकि सभी P सदिश, इसके लिए P सदिश इसी डायरेक्शन में हो गया, इसके लिए भी P सदिश, मतलब जितने भी अणु द्विध्रुव है ना, सबके लिए P सदिश की डायरेक्शन एक ही हो गई, P सदिश की डायरेक्शन यही हो गई, एक ही डायरेक्शन हो गई, यही डायरेक्शन हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे पूरा पदार्थ भी कुछ ना कुछ नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई? थ्योरेटिकली यही लिखा हुआ है, इसको एक रिवीजन में के तौर पर एक बार डिफाइन कर देता हूँ। देखो, जब आप किसी ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बात करें, किसी ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ
को आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हो या बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, तो अणु क्या करेंगे, पराविद्युत पदार्थ के तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। इस कारण पदार्थ के किसी भी आयतन में जिसमें बहुसंख्या में अणु हैं, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, पदार्थ का परिणामी या कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस कारण पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक अणु द्विध्रुव पर, अणु द्विध्रुव में किसको कह रहा हूं, पीछे बता चुका हूं। अणु द्विध्रुव क्या होता है, क्योंकि अणुओं के अंदर द्विध्रुव विकसित हो रहा है तो अपन ने अणु द्विध्रुव कहा था। इन पे क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, जो क्या करेगा, इन अणु द्विध्रुवों को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करेगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की आप तीव्रता बढ़ाओगे तो अधिक से अधिक अणु द्विध्रुव क्या होंगे, अधिक से अधिक अणु द्विध्रुव क्या होंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। तो इस कारण इन पदार्थों में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, 1 by 1 बी कंटिन्यू। अपन डिस्कस करेंगे अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जिनमें भाई पीछे ध्रुवीय में क्या था, धनावेश और ऋणावेश के वितरण के केंद्र पृथक पृथक थे, तो अध्रुवीय में क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे पे संपाती होंगे। वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक दूसरे पे संपाती होते हैं, क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H2 हो गया, CO2 हो गया और N2 हो गया और O2 हो गया, ये 3-4 एग्जाम्पल्स हो गए। इनमें देखो, चूंकि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र या धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र एक दूसरे पे संपाती हैं, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे पे संपाती हैं, तो संपाती होने की वजह से ऐसे अणुओं में द्विध्रुव का निर्माण तो होता नहीं है, स्थायी द्विध्रुव तो होता नहीं है। तो यहाँ ऐसे पदार्थों के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। भाई द्विध्रुव, धनावेश ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे पे संपाती हैं, तो संपाती होने की वजह से द्विध्रुवों का, स्थायी द्विध्रुवों का निर्माण तो यहाँ रहता नहीं है इन अणुओं में। तो होता क्या है कि प्रत्येक अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, तो इस वजह से संपूर्ण पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या रहेगा, शून्य रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है H2 और CO2 अणुओं के लिए। ऐसी कुछ द्विध्रुव या अध्रुवीय अवस्था में इनकी संरचना रहती है। अध्रुवीय अणुओं के एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। अब इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो आपको बताया दिया है धनावेश ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे पे संपाती हैं, तो उस सिचुएशन में प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 होगा और पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, 0 होगा। जब इनको या इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो, जब इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो क्या होगा, देखो क्या होगा कि इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे से अल्प विस्थापित हो जाएंगे। धनावेश और ऋणावेश के जो वितरण केंद्र हैं, धनावेश ऋणावेश के वितरण केंद्र एक दूसरे से अल्प विस्थापित हो जाएंगे और अस्थायी द्विध्रुवों का निर्माण कर लेंगे, अस्थायी द्विध्रुवों का निर्माण कर लेंगे। तो होगा क्या कि ये द्विध्रुव जैसे ही बनेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण भी प्रदर्शित करेंगे। बात तो यही है। जब अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, धनावेश का वितरण केंद्र विद्युत क्षेत्र के अनुदिश और ऋणावेश का वितरण केंद्र विद्युत क्षेत्र के विपरीत कुछ विस्थापित हो जाता है, जिससे प्रत्येक अणु में कुछ द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। ठीक है, यही तो बात मैं कह रहा हूं। ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसा सिस्टम आप लोगों के लिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बात करें तो ऐसा, धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र एक दूसरे पे संपाती। यहाँ पे प्रत्येक अणु के लिए भी P सदिश क्या है, 0 है, और पूरे पदार्थ के लिए भी P सदिश क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है तो उस केस में देखो, धनावेश का वितरण केंद्र, धनावेश का वितरण केंद्र तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अल्प विस्थापित हो गया, और ऋणावेश का वितरण केंद्र क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो गया। तो यहाँ पे अस्थायी द्विध्रुवों का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे प्रत्येक अणु का भी क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और पदार्थ का भी नेट द्विध्रुव आघूर्ण
होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र आप हटाओगे ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र वापस हटाओगे तो क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र वापस हटाओगे तो ये पदार्थ वापस इसी अवस्था में आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। तभी मैंने कहा अस्थायी द्विध्रुवों का निर्माण होता है। ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों में द्विध्रुव स्थायी रूप से होते हैं। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों पर जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हो ना, तो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र, वितरण केंद्र एक दूसरे से विस्थापित हो जाएंगे, तो अस्थायी द्विध्रुव का निर्माण होगा। अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेंगे। पूरा पदार्थ यदि आप लेते हो तो वो भी नेट द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी रूप से प्रदर्शित करेगा। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र हटाते ही पदार्थ वापिस अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है, मतलब नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखो आपने देखा कि जब आप पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो क्या हो रहा है, पैराविद्युत पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है, और यही आपका क्या कहलाता है, पैराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाता है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट डेफिनेशन आपका आ चुका है। सबसे पहले पैराविद्युत पदार्थों की इसी डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पैराविद्युत पदार्थों को रख रहे हो बाह्य विद्युत क्षेत्र में, देखो अध्रुवीय को देखो चाहे ध्रुवीय को देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चाहे आप ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों की बात करो चाहे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों की बात करो, दोनों ही बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुल या परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो प्रदर्शित करेंगे उसका मान होता है 0, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। चाहे ध्रुवीय को देखो, मैं पदार्थ की बात कर रहा हूं, अणु, प्रत्येक अणु की बात नहीं कर रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिएगा कि मैं पदार्थ की बात कर रहा हूं। पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण या परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण चाहे ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ हो चाहे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ हो, दोनों ही केस में पदार्थ का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन यदि इनको आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पैराविद्युत पदार्थों में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है, और यही क्या कहलाता है, पैराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाता है। डेफिनेशन मिल गई आपको। पैराविद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इन पदार्थों में द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रेरित होता है। यह पैराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाता है। अब देखो इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें ऐड करते हैं। यदि ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की, बाह्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाओ वैसे वैसे द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़े। यदि आप बाह्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम करो तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो, कम हो, ऐसा कुछ रिलेशन हो। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो और दूसरा बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेखीय समदेशिक। ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे, रेखीय समदेशिक। समदेशिक नहीं है, समदिशिक, रेखीय समदिशिक पैराविद्युत पदार्थ, इनको क्या बोलेंगे, रेखीय समदिशिक पैराविद्युत पदार्थ। ठीक है, अब इससे एक कदम और आगे बढ़ लो। ये 2-3 डेफिनेशंस है, कंटिन्यूटी, इसमें 1 नंबर 2 नंबर की क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो बी केयरफुल, इन डेफिनेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा। एक कदम और आगे आइए आप, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में हो क्या रहा है पदार्थों में, इन पैराविद्युत पदार्थों में। देखो डेफिनेशन में एक शब्द जोड़ लेना, यहाँ पदार्थ से पहले पैराविद्युत शब्द जोड़ लेना। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पैराविद्युत पदार्थों में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या प्रेरित हो रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है। इसको यदि आप इन पदार्थों के प्रति एकांक आयतन में या प्रति इकाई आयतन की बात कर लो तो ये क्या कहलाता है, पदार्थों का ध्रुवण, इन पदार्थों का ध्रुवण सदिश कहलाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, डेफिनेशन दीजिए, देखिएगा डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, ध्रुवण सदिश की डेफिनेशन दे रहा हूँ कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पैराविद्युत पदार्थों के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, पैराविद्युत पदार्थों के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थों का, इन पदार्थों का क्या कहलाएगा, ध्रुवण सदिश कहलाएगा। इसे आप पी सदिश से व्यक्त करोगे। एक पी सदिश आपने पहले भी व्यक्त कर लिया है, वो स्मॉल पी सदिश होता है, छोटा अल्फाबेट है पी, और यहाँ पे ध्रुवण सदिश के लिए कैपिटल पी सदिश अपन काम में लेंगे, ध्यान रखिएगा। अतः रेखिक समदेशिक
रेखिक समदिशिक परावैद्युत पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश पी सदिश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ई सदिश के अनुक्रमानुपाती होगा। ये रिलेशन आप हटाओगे अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का तो एक नियतांक आएगा, और इस नियतांक को आप क्या कहोगे, इस नियतांक को आप क्या कहोगे, ये परावैद्युत पदार्थों की विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। परावैद्युत पदार्थों की विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा सिंबल है, यूं लेके फिर यूं क्रॉस कर रखा है और ई लिख रखा है। इसको कैसे सीख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, काई, काई ई, ये कुछ ऐसा सिंबल है, यूं करके इसको क्रॉस कर रखा है और फिर यूं लिख रखा है। सिंबल को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थों की विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। यहाँ पे एक और चीज और गौर करने वाली बात है कि ये जो है ये विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि होने का मतलब है काई ई, मतलब वैद्युत प्रवृत्ति की विमा नहीं है। इसका मतलब क्या है, पी सदिश ध्रुवण सदिश का मात्रक भी वही होगा जो ई सदिश का मात्रक हो। तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा, तभी तो मात्रकहीन और विमाहीन होगा ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक और चीज आप लोगों को दिमाग में डाल दूं मैं कि ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे विद्युत प्रवृत्ति है, और मैग्नेटिज्म की जब बात करेंगे तो वहां चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करेंगे। सेम कंसेप्ट आएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति को डिफाइन करेंगे ऐसी की ऐसी डेफिनेशन के साथ। ठीक है, क्लास यहीं पे मैं फिनिश करूंगा। थैंक यू।